Welcome to Vision 2.0. Today I am going to discuss regarding what make India a federal country. मतलब इंडिया में एक ऐसे कौन कौन से फीचर्स है ना, ऐसे कौन कौन से बातें हैं जो इंडिया जो देश है उसको फेडरल कंट्री बनाता है। तो फेडरल कंट्री पहले क्या है? फेडरल का मतलब होता है संघ। संघ यानी इंडिया में कई स्टेटों का संघ है, बहुत सारे राज्य मिलकर एक देश बना रहे हैं, फॉर्म कर रहे हैं। तो हम बोल सकते हैं इंडिया इज ए संघीय कंट्री। मतलब इंडिया क्या है? एक संघीय देश है, राज्यों का संघ है ना। उसी को इंग्लिश में बोलते हैं फेडरल कंट्री, हिंदी में संघीय देश। तो वही यहाँ पर पढ़ना है आपको। इसका मीनिंग ये हुआ कि ऐसी कौन सी बातें हैं इंडिया में, ऐसी कौन सी प्रिंसिपल्स इंडिया के संविधान में जोड़ा गया है जो इंडिया को राज्यों का संघ वाला देश बनाता है या फेडरल देश बनाता है। इन बातों को हम देखेंगे। ऐसी कौन कौन सी बातें, उन बातों को देखेंगे यहाँ पे हम। बोलता है वी हैव अर्लियर सीन हाउ द स्मॉल कंट्री लाइक बेल्जियम एंड श्रीलंका फेस सो मेनी प्रॉब्लम ऑफ द मैनेजिंग द डाइवर्सिटी। हमने देखा कि पिछले चैप्टर्स में वी हैव अर्लियर, पहले हमने सीन मतलब देखा है कि कैसे छोटे से देश जैसे बेल्जियम हो गया या फिर श्रीलंका हो गया, उन्होंने अपने डाइवर्सिटी को मैनेज नहीं कर सका, मैनेज यानी नियंत्रित नहीं कर सका, और इसके जिसके कारण फेस करा, उन्होंने बहुत सारे प्रॉब्लम फेस करा। जैसे आपने देखा श्रीलंका में, वहां पर सिंहला कम्युनिटी थी और तमिल नाम की अलग अलग लैंग्वेज के बेस पे कम्युनिटी थी, डाइवर्सिटी थी, है ना। लेकिन वहां की सरकार मैनेज कर नहीं सकी, वहां कॉन्फ्लिक्ट हो गया, सिविल वॉर हो गया, आपस में लड़ गए, है ना। तो डाइवर्सिटी को तो मैनेज किया नहीं जा सका। और उसी तरह आपने बेल्जियम में देखा कि बेल्जियम में डच स्पीकिंग कम्युनिटी थी, जर्मन स्पीकिंग कम्युनिटी थी, इसके अलावा और भी फ्रेंच स्पीकिंग कम्युनिटीज थी। वो आपस में भी कॉन्फ्लिक्ट में थे, लेकिन बाद में वहां की सरकार ने बुद्धि से काम लिया, विवेक से काम लिया और पावर शेयरिंग कर दिया गया और सबको बराबर अधिकार दे दिया गया, सभी ग्रुप्स के, है ना, जितने भी लैंग्वेज के बेस पे ग्रुप थे उन सबको, और अल्टीमेट वहां पर सॉल्यूशन मिल गया। लेकिन श्रीलंका में ऐसा नहीं हुआ, है ना। तो वही बोलता है कि श्रीलंका जैसा छोटे से कंट्री में जब डाइवर्सिटी मैनेज करने में वहां की सरकार असफल रही, तो इंडिया, व्हाट अबाउट वास्ट कंट्री लाइक इंडिया के बारे में क्या? इंडिया तो बहुत ज्यादा डाइवर्स है, श्रीलंका से भी और भी ज्यादा डाइवर्स है। श्रीलंका में तो फिर भी लैंग्वेज के बेस पे दो से तीन कम्युनिटी थी। हाँ, इंडिया में तो हजारों कम्युनिटी है। लैंग्वेज के बेस पे देख लो, तमिल, तेलुगु, मलयालम, कन्नड़, पंजाबी, गुजराती, है ना, आसाम, उड़िया, कितने सारे लोग हैं, है ना। आप सब अपने आप को देश मानेंगे, कॉन्फ्लिक्ट कर लेंगे, आपस में झगड़ना शुरू कर देंगे, तो इंडिया को कैसे मैनेज किया जाएगा? वही बोलता है कि जब श्रीलंका में नहीं हुआ तो इंडिया के बारे में क्या सोचते हो? क्या इंडिया के बारे में मैनेज किया गया, है ना। तो आगे बोलता है विद सो मेनी लैंग्वेज, रिलीजियंस, रीजन्स, व्हाट आर द पावर शेयरिंग मैनेज इन आवर कंट्री। बोलता है कि हमारे यहाँ तो रिलीजियंस बहुत है, रीजन्स के बेस पे भी डाइवर्सिटी है। जैसे कहीं डेजर्ट एरिया है, कहीं प्लेट्यू एरिया है, कहीं प्लेन एरिया है, कहीं कोस्टल एरिया है ना, उसके बेस पे भी डाइवर्सिटी है। तो इंडिया के बारे में क्या हुआ, यहाँ क्वेश्चन दिया है ना। तक इंडिया के बारे में बताइए, इंडिया में कैसे मैनेज किया। तो वही आप इस पूरे पैराग्राफ में आपको पढ़ेंगे कि इंडिया के बारे में कैसे मैनेज किया गया, है ना, कॉन्फ्लिक्ट नहीं हुआ जैसे श्रीलंका में हुआ था। आगे चलते हैं। आगे बोलता है कि लेट अस बिगिन विद अ कॉन्स्टिट्यूशन। इंडिया हैड इमर्ज एज एन इंडिपेंडेंस नेशन एंड आफ्टर अ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। बोलता है कि इंडिया जब इंडिपेंडेंस देश के रूप में इमर्ज यानी बनना, इंडिपेंडेंस नेशंस के रूप में जब ये बना, तो ये हैप्पी वाली खुशी नहीं थी, है ना। देश बना, लेकिन साथ साथ पेनफुल एंड ब्लडी पार्टीशन। जैसे हमने देखा कि इंडिया जब आजाद हो रहा था तो हमें खुशी के साथ गम भी मिल रहा था, साथ साथ पेन भी मिल रहा था। धर्म के नाम पर दो देश बट रहे थे, पाकिस्तान और हिंदुस्तान, है ना। तो इस तरह से, और कितना खून बहा, कितने लोग जब शिफ्ट हो रहे थे यहाँ से वहां, बॉर्डर पार कर रहे हैं, तो कितने ब्लड खून बहे, कितने लोग की जान गया। तो वही बोलता है कि ब्लडी पार्टीशन और पेनफुल पार्टीशन से हम गुजरे हैं, है ना। इंडिया ऐसे ही आजाद नहीं हुआ है। एंड सून आफ्टर द इंडिपेंडेंस सेवरल प्रिंसली स्टेट बिकेम ए पार्ट्स ऑफ द कंट्री। इसके बावजूद भी हमारे जो प्रॉब्लम कमी नहीं थी। क्यों नहीं कमी थी?
क्योंकि जैसे ही हमें आजादी मिला देश बंटने के बाद, तो हमारे एक और प्रॉब्लम आ गया, सेवरल प्रिंसली स्टेट था जो अपने आप को अलग देश घोषित करना चाहता था, है ना। अब कहा जाता है कि 500 से भी ऊपर प्रिंसली यानी स्टेट थे, रजवाड़े थे जो अपने आप को देश मानते थे, उनको कैसे एक किया गया, है ना। और एक करके लाइक इंडिया को संघीय वाला देश बनाया गया, अलग अलग राज्यों का संघ वाला देश बना, अलग अलग ग्रुप और अलग अलग लाइक कम्युनिटी वाला संघीय वाला देश बनाया गया। तो ये आसान नहीं थी लेकिन किया गया। बिकेम अ पार्ट ऑफ द कंट्री एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस डिक्लेयर इंडिया एज ए यूनियन ऑफ द स्टेट। सबको जितना प्रॉब्लम था सबको सॉल्व किया, और इसके बाद फाइनली इंडिया में आप देखते हैं कोई कॉन्फ्लिक्ट श्रीलंका जैसा नहीं होता है, और फाइनली यहाँ को इंडिया को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन जो है, संविधान जो है, डिक्लेयर करता है इंडिया को एज अ यूनियन ऑफ द स्टेट। स्टेट का मतलब यहाँ नेशन है, देश है, तो यूनियन मतलब संघ, स्टेट मतलब लाइक देश या राज्य भी मान सकते हो आप। तो इस वजह से हमारा बिना झगड़ा किए, बिना कॉन्फ्लिक्ट हुए श्रीलंका जैसा, इंडिया के संविधान इंडिया को क्या डिक्लेयर करता है, एज अ यूनियन ऑफ स्टेट, मतलब राज्यों का संघ। हमारे यहाँ 28-29 राज्य का संघ है ना। ऑल दो डिड नॉट यूज द वर्ड फेडरेशन, है ना, लेकिन हम हमेशा फेडरेशन वर्ड यूज नहीं करते हैं। फेडरेशन इज संघ ना। हमारा जो देश है वो क्या है, राज्यों का संघ तो है, फेडरल तो है, लेकिन फिर भी फेडरेशन यूज नहीं करते हैं वर्ड। क्यों? एंड इंडिया यूनियन इज बेस्ड ऑन द प्रिंसिपल ऑफ द फेडरलिज्म, क्योंकि इंडिया फेडरलिज्म के तो मानता है लेकिन फेडरेशन वर्ड का यूज नहीं करता है। क्यों? क्योंकि हमारे यहाँ लाइक फेडरेशन के जगह यूनियन शब्द का बेस यूज किया जाता है। यूनियन के बेस पे लाइक देखो, एक तो राज्यों का संघ बनाया गया है ना, जिससे हम फेडरलिज्म, राज्यों के संघ को ही फेडरलिज्म कहते हैं, ये तो बात सही है। लेकिन लाइक हमारे यहाँ यूनियन बेस पे बनाई गई, राज्यों को जोड़ा गया, संघ बनाई गई, लेकिन यूनियन बेस पे, फेडरेशन बेस पे नहीं। यूनियन बेस पे यूनियन ज्यादा बेहतर मजबूत होता है, और फेडरेशन में स्टेट के पास ज्यादा शक्ति होती है, तो यूनियन में कम होता है, सेंटर के पास ज्यादा होता है ना। आगे चलते हैं। आगे है, लेट अस गो बैक द 7 फीचर्स ऑफ द फेडरलिज्म एंड मेंशंस अबव। बोलता है कि चलो हम चलते हैं, देखते हैं लाइक ऊपर जो जैसे हमने पीछे पढ़ा था 7 फीचर ऑफ द फेडरलिज्म, फेडरलिज्म के 7 फीचर्स के बारे में, उसी के बारे में यहाँ पर बताता है। 7 फीचर्स के बारे में जो आपने पढ़ा उसको देखें। एंड वी कैन सी दैट ऑल दीज फीचर अप्लाई टू द प्रोविजंस ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। आपको देखना है, यू कैन सी, आप देख सकते हैं। क्या देख सकते हैं? तो यू कैन सी, आप देख सकते हैं कि क्या जो 7 फीचर्स है वो इंडियन जो कॉन्स्टिट्यूशन है ना, उन सब पे सारे जो प्रोविजन है वो क्या हो रहा है, अप्लाई हो रहा है कि नहीं, अप्लाई नहीं, लागू हो रहा है कि नहीं। एंड द कॉन्स्टिट्यूशंस ओरिजिनली प्रोवाइडेड फॉर अ 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। और ये बोलता है कि हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है, हमारा जो संविधान है, वो स्पेशली 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड कराता है। 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट का मतलब क्या हुआ? 2 मतलब 2, टायर मतलब लेवल, मतलब सेंट्रल लेवल गवर्नमेंट और स्टेट लेवल ऑफ गवर्नमेंट। हमारा जो संविधान क्या बोलता है, ओरिजिनली, संविधान ओरिजिनली प्रोवाइडेड, संविधान वास्तव में प्रोवाइड करता है फॉर 2 टायर सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट। पहला कौन कौन सा गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, तो उसका नाम है यूनियन गवर्नमेंट पहला, जिसे हम सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और व्हाट वी कॉल द सेंट्रल गवर्नमेंट, और इसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं या यूनियन गवर्नमेंट भी कहते हैं, है ना। इसके अलावा और क्या, ऑफ इंडिया एंड द स्टेट गवर्नमेंट, और दूसरा जो है स्टेट गवर्नमेंट। तो आपको बस इतना समझना है कि हमारा जो संविधान है ओरिजिनली 2 टायर ऑफ द सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है। पहला है कि लाइक यूनियन गवर्नमेंट प्रोवाइड करता है, जिसे सेंट्रल गवर्नमेंट भी कहते हैं, और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट प्रोवाइड करवाता है। कहने का मतलब है कि हमारा संविधान 2 लेवल की गवर्नमेंट प्रोवाइड करवा रहा है, फर्स्ट एंड दिस सेकेंड, यूनियन एंड स्टेट। आगे चलते हैं। आगे लाइक यहां से हम शुरू करते हैं। बोलता है कि in this form of the panchayat and the municipal parties and municipal corporation as in any federation, and these different tier enjoy separate jurisdiction and the constitutions
clearly provide a threefold distributions of the legislative power between the union government and the state government। कहता है कि इसके अलावा एक और टायर ऑफ द गवर्नमेंट है जिसे थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट कहते हैं। जैसे पहले हमने देखा कि हमारा संविधान टू टायर ऑफ द गवर्नमेंट सिस्टम प्रोवाइड कर रहा है, यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट। इसके अलावा थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट भी है जिसे बोलते हैं पंचायती राज व्यवस्था या म्यूनिसिपल पार्टी जो शहरों में काम करती है और गांवों में, ग्रामीण इलाका, रूरल इलाका में लाइक पंचायती राज व्यवस्था काम करती है। तो इन दोनों को मिलाकर क्या बोला जाता है, थर्ड टायर ऑफ द गवर्नमेंट, है ना। तो इस तरह से हमारे यहाँ थ्री टायर ऑफ द गवर्नमेंट काम करती है। अब फेडरेशन के जैसा ही काम करती है, सबका अपना ज्यूरिसडिक्शन होता है। ज्यूरिसडिक्शन का मतलब क्या है, क्षेत्राधिकार, काम करने का लाइक एरिया। जैसे पंचायती राज व्यवस्था है तो एक पंचायत का अपना एक एरिया है, वहां पर जो वहां हेडमैन होगा, पंचायत का मुखिया होगा, पंच होगा, सरपंच होगा, वो मिलकर वहां पर सचिव होगा जो काम करता है ना। तो उनका एक क्षेत्राधिकार है, एरिया है ना। म्युनिसिपल पार्टीज का भी वही कंडीशन है, उसी तरह से काम करता है ये। और ये सारा चीज अपने संविधान के थ्रू प्रोवाइड कराया जाता है हर चीज। एंड द कॉन्स्टिट्यूशन clearly provided a threefold distribution of the legislative power। और कहने का मतलब है कि हमारा संविधान प्रोवाइड करता है थर्ड लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, जिसे बोलते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन की प्रोवाइड अ थ्रीफोल्ड, फर्स्ट यूनियन, सेकेंड स्टेट एंड थर्ड पंचायती या फिर म्यूनिसिपल कॉर्पोरेशन, है ना। तो इस तरह से हमारा जो सिस्टम आपका काम करता है। आगे चलते हैं, आगे बोलता है यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट एंड दस यानी इस तरह इट कंटेन थ्री लिस्ट। अब हम लाइक इस तरह से तीन लिस्ट बनते हैं पावर का। पहला किसके लिए लिस्ट बनते हैं, लाइक सेंटर गवर्नमेंट के लिए पहला लिस्ट, दूसरा लिस्ट स्टेट गवर्नमेंट के लिए, और तीसरा लाइक का अलग जो चीजें हैं उसके लिए लिस्ट बनती है। अब यहाँ पर आपको समझना है कि जैसे यहाँ पर पावर शेयरिंग की बात हो रही है ना, फेडरलिज्म, है ना। तो अलग लेवल ऑफ द गवर्नमेंट है, यूनियन लेवल ऑफ द गवर्नमेंट, स्टेट लेवल ऑफ द गवर्नमेंट। तो अब अलग अलग लिस्ट भी तो होगी। अब संविधान ने ये डिसाइड कर रखा है कि इंडिया में इतने सारे सब्जेक्ट हैं, किस पे स्टेट कानून बनाएगा, किस चीज पे यूनियन गवर्नमेंट कानून बनाएगा। इसको डिसाइड करने के लिए भारत सरकार ने, अपना संविधान ने लाइक तीन लिस्ट बनाया है। कौन कौन से, तो यूनियन लिस्ट एंड स्टेट लिस्ट एंड आगे है आपका लाइक कनकरेंट लिस्ट। आपको यहाँ पर एक बात ध्यान देना है कि भारत सरकार ने, अपना संविधान ने, इंडियन संविधान ने लाइक सेंटर गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट के पावर को डिवाइड करने के लिए, बांटने के लिए कि किस विषय पर कौन कानून बनाएगा, इसके लिए तीन लिस्ट बनाया है ना, ताकि क्लियर तीनों का अलग अलग सेपरेटली पावर दिया जाए, लाइक सब्जेक्ट दिया जाए कि इस सब्जेक्ट पे स्टेट ही सिर्फ कानून बनाएगा, इस सब्जेक्ट पे सेंटर ही सिर्फ कानून बनाएगा, है ना। इस तरह से या इस, है ना, एक एक करके अब चलते हैं, उन लिस्टों के बारे में पढ़ेंगे। पहला हम देखते हैं यूनियन लिस्ट। इंक्लूड द सब्जेक्ट ऑफ द नेशनल इंपॉर्टेंस सच एज द डिफेंस ऑफ द कंट्री एंड फॉरेन अफेयर, बैंकिंग, कम्युनिकेशंस एंड द करेंट। कहने का मतलब है वैसे सारे सब्जेक्ट, है ना, जो लाइक नेशनल इंपॉर्टेंस रखते हैं, है ना, पूरा नेशन वाइड इंपॉर्टेंस रखते हैं, जिनकी वैल्यू बहुत ज्यादा है, वो सारे सब्जेक्ट पे सिर्फ लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट कानून बनाएगा। और ये सारे सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट के अंडर आएंगे, है ना। जैसे सच एज मतलब जैसे डिफेंस से रिलेटेड है ना, आर्मी से रिलेटेड है, इसके अलावा फॉरेन से रिलेटेड है ना, फॉरेन लाइक किसी देश में यहाँ के प्रधानमंत्री जा रहा है, वहां से आ रहा है, MOU साइन हो रहा है, ट्रेड डील हो रहा है, तो फॉरेन जो अफेयर है वो आपको लाइक सेंट्रल गवर्नमेंट ही फॉरेन से रिलेटेड सब नियम कानून बनाएगा, स्टेट नहीं उसमें इंटरफेयर कर सकता है। इसके अलावा बैंकिंग से रिलेटेड जितना भी चीजें हैं वो कौन संभालेगा, और उस पर बैंकिंग से रिलेटेड बैंक के बारे में कौन रूल बनाएगा, तो सेंटर बनाएगा, इस पे स्टेट नहीं बना सकता। कम्युनिकेशन हो गया, है ना, एंड करेंसी का मतलब है लाइक मुद्रा,
है ना, मुद्रण जो व्यवस्था है, कितना पैसा छापना है, कितना पैसा क्या करना है, मॉनेटरी सिस्टम जो है उसको कंट्रोल सेंट्रल गवर्नमेंट ही करती है। हाँ, तो कहने का मतलब है जैसे फॉरेन, डिफेंस, बैंकिंग, कम्युनिकेशन और करेंसी जैसे जो चीजें हैं, इन सब पर हमेशा कानून कौन बनाएगा, तो सेंट्रल गवर्नमेंट, है ना। तो इन सबको हम यूनियन लिस्ट में रखते हैं। आगे चलते हैं, दे आर द इंक्लूडेड इन दिस लिस्ट बिकॉज वी नीड अ uniform policy or on these matters, and throughout the country the union government alone can take law relating to the subject and mention in the like union list। और ऐसे चीजें तो यूनियन लिस्ट में लाइक मेंशन किया हुआ है, मेंशन यानी लाइक उसमें लिखा हुआ है। अब चलते हैं स्टेट, स्टेट लिस्ट क्या है। बोलता है स्टेट लिस्ट कि कंटेन द सब्जेक्ट ऑफ द स्टेट एंड लोकल इंपॉर्टेंस सच एज द पुलिस, ट्रेड, कॉमर्स एंड एग्रीकल्चर एंड इरिगेशन। बोलता है कि ऐसे सब्जेक्ट है ना जो लोकल इंपॉर्टेंस का है, लोकल मतलब स्थानीय इंपॉर्टेंस का है। जैसे कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो राजस्थान के ही बारे में या फिर लाइक बिहार में ही ज्यादा इंपॉर्टेंट रखता है, या उत्तर प्रदेश में ही या आंध्र प्रदेश में ही ज्यादा इंपॉर्टेंस रखता है, तो वो सब्जेक्ट पे कानून कौन बनाएगा, स्टेट बनाएगा। वही बोलता है कि ऐसे सब्जेक्ट जो लोकल इंपॉर्टेंस का हो, सच है जैसे पुलिस, है ना, पुलिस पर हमेशा कानून स्टेट बनाएगा। जैसे हर, इसीलिए तो हर स्टेट का अपना खुद का पुलिस होता है, बिहार पुलिस, राजस्थान पुलिस, दिल्ली पुलिस, आंध्र पुलिस, बंगाल पुलिस, है ना, सब। तो क्योंकि वो उनके पास है ना, उनसे रिलेटेड स्टेट कानून बनाएंगे ट्रेड के ऊपर, है ना। ट्रेड स्टेट के खाते में आता है, स्टेट लिस्ट के खाते में आता है, तो ट्रेड से रिलेटेड स्टेट देखेगा, अपना संभालेगा। कॉमर्स हो गया, एग्रीकल्चर हो गया, एग्रीकल्चर भी स्टेट के विषय आती है, और इरिगेशन यानी सिंचाई, ये सारा स्टेट इन सभी चीजों पे स्टेट कानून बनाएगा। एंड द स्टेट गवर्नमेंट अलोन कैन टेक लॉ रिलेटिंग टू द सब्जेक्ट एंड मेंशंस इन द स्टेट लिस्ट। और ये सारे जो महत्व के जो विषय हैं उन पे सब कौन बनाएगा कानून, स्टेट, स्टेट बनाएगा, है ना। तो इसे सारे स्टेट लिस्ट में शामिल किया गया। अब एक और लिस्ट है उसके बारे में देख लेते हैं, जिसका नाम है कनकरेंट लिस्ट। अब तक हमने दो लिस्ट के बारे में देखा और दोनों के बारे में ये पढ़ा कि जो सेंट्रल गवर्नमेंट है वो यूनियन लिस्ट में जो सब्जेक्ट है उसके बारे में कानून बनाएगी, और स्टेट गवर्नमेंट जो स्टेट लिस्ट में जो चीज सब्जेक्ट मेंशन है उस पे कानून बनाएगी। अब कुछ ऐसे भी लिस्ट हैं जो उन पे दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं, है ना। वैसे लिस्ट को हम कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। दोनों मिलने का मतलब क्या है, लाइक कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जिसपे लाइक स्टेट और सेंटर, स्टेट गवर्नमेंट और लाइक सेंटर गवर्नमेंट में आते हैं, मिलकर दोनों सहमति से कानून बनाते हैं, है ना। वैसे लिस्ट में आने वाले सब्जेक्ट को हम कनकरेंट लिस्ट कहते हैं। इसमें क्या क्या आता है सब्जेक्ट में, कॉमन इंटरेस्ट टू बोथ द यूनियन गवर्नमेंट एज द वेल एज स्टेट गवर्नमेंट, है ना। वही बोलता है जो मैं आपको बता रहा हूँ। बोलता है कि जैसे एजुकेशन, अब एजुकेशन हो गया, एजुकेशन से रिलेटेड जो चीजें हैं उस पे हमेशा लाइक कनकरेंट लिस्ट है, और इस पे हमेशा दोनों मिलकर कानून बना सकते हैं। एज एजुकेशन, फॉरेस्ट, ट्रेड, यूनियन, मैरिज, अडॉप्शन एंड द सक्सेशंस बोथ यूनियन एंड एज वेल एज द स्टेट गवर्नमेंट। कहने का मतलब है कि जैसे एजुकेशन से रिलेटेड कोई मुद्दा आ गया तो एजुकेशन पे स्टेट भी कानून बना सकता है और सेंटर भी कानून बना सकता है। लेकिन यहाँ पर ध्यान रखना है कि यदि दोनों ने कानून बना दिया तो उसमें ज्यादा वैल्यू सेंटर का होगा। जैसे फॉरेस्ट हो गया, ये आपको सेंटर भी बना सकता है और स्टेट भी। और जैसे ट्रेड हो गया, मैरिज से रिलेटेड कानून हो गया, वो अलग अलग दोनों बना सकते हैं। अडॉप्शन यानी आप किसी बच्चा को अडॉप्ट करते हैं, अडॉप्शन, तो उससे रिलेटेड भी उत्तराधिकारी, है ना, इस तरह से दोनों मिलके बनाते हैं। तो ये सारे सब्जेक्ट क्या कहलाएंगे, यूनियन लाइक कनकरेंट लिस्ट में आएंगे, और इसे थर्ड लिस्ट के रूप में जाना जाता है, कनकरेंट लिस्ट के रूप में जाना जाता है। आगे चलते हैं, आगे बोलता है गवर्नमेंट कैन टेक लॉ on the subject and mentioned in this list, and if their laws and conflict with each other and the law made by the union government will the prevails, है ना।
इस तरह से लाइक इसे हम कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। तो अब तक हमने तीनों लिस्ट के बारे में देख लिया है ना। ऐसा लिस्ट जिनमें दोनों सरकार मिलके कानून बनाती है या दोनों बना सकते हैं उसे कंकरेंट लिस्ट कहते हैं। अब एक एक और लिस्ट है ना, जिसे हम अभी पढ़ने वाले हैं, जिसका नाम है रेसिजुअरी लिस्ट। क्या बोलता है? व्हाट अबाउट सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन any of the three list and or the subject like the computer software that came up after the constitutions। कहने का मतलब है, अब पहले तो ये सुनो कि तीन लिस्ट जब बनाया जा चुका था, तीन लिस्ट बन गई थी, तो चौथा लिस्ट की आवश्यकता क्यों पड़ा? क्योंकि जब संविधान बन रही थी, क्योंकि कुछ ऐसे सब्जेक्ट हैं जो संविधान बनने के बाद में आया, जैसे आज फोन है, साइबर क्राइम होती है और भी बहुत सारे साइबर फ्रॉड होती है, ये सब चीजें, कंप्यूटर हो गया, ये सब का विकास जब संविधान बन रही थी तब नहीं हुआ था। तो लोगों को रियलाइज भी नहीं हुआ था कि ऐसा भी चीज कुछ विकसित हो सकता है, लेकिन आज हो गया। तो अब उनको विकसित, तो मोबाइल के बारे में, कंप्यूटर के बारे में संविधान में तो लिखा है नहीं, क्योंकि उस समय बना ही नहीं था, ये सब का आविष्कार ही नहीं हुआ था, तो इसीलिए उसमें मेंशन नहीं किया गया, इसलिए एक अलग लिस्ट बनाई गई है ना, ताकि जो चीज तीनों लिस्ट में, जो सब्जेक्ट, जो चीज और जो सब्जेक्ट तीनों लिस्ट में ना हो, उसे एक अलग लिस्ट में कर दिया जाए, और उसी को बोला जाता है रेसिजुअरी लिस्ट, रेसिजुअरी सब्जेक्ट या लिस्ट। क्या बोलता है बेटा कि लाइक व्हाट अबाउट द सब्जेक्ट दैट डू नॉट फॉल इन एनी थ्री लिस्ट, जो तीनों लिस्ट में नहीं है वो, है ना, जैसे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर एंड केम अप। ये आज की दुनिया की बात है, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर पहले था नहीं जब संविधान बन रही थी उस जमाने में, है ना। एंड अकॉर्डिंग टू द आवर कॉन्स्टिट्यूशंस द यूनियन गवर्नमेंट हैज द पावर टू लेजिस्लेट ऑन दीज रेसिजुअरी सब्जेक्ट। कहने का मतलब है कि यहाँ पर जो फोर्थ लिस्ट है, जिसमें लाइक कंप्यूटर सॉफ्टवेयर आता है, उस पे हमेशा लाइक यूनियन गवर्नमेंट ही डोमिनेट करती है, वही कानून बनाती है ना, लेजिस्लेट करती है, या रेसिजुअरी सब्जेक्ट के रूप में इसे कंसीडर करते हैं। चलिए आगे चलते हैं। आगे क्या बोल रहा है? आगे बोलता है इन द इंडियन यूनियन डू नॉट हैव द आइडेंटिकल पावर सम स्टेट। यहाँ देखो, सम स्टेट enjoy the special power, some state enjoy the special status such as the Assam। असम में लाइक स्पेशल स्टेट है वो, नागालैंड स्पेशल स्टेट है, अरुणाचल स्पेशल स्टेट है, और मिजोरम स्पेशल स्टेट है। ऐसा क्यों है? क्योंकि ये जो रीजन्स है, जो स्टेट है, यहाँ पर अधिकांश ट्राइब्स लोग रहते हैं, जंगल में रहने वाले जनजातीय लोग रहते हैं, और ज्यादा एजुकेटेड नहीं होते हैं ना। और लाइक आजकल तो एजुकेटेड हैं वो भी, लेकिन वो बहुत सेंसिटिव जगह है ना, जिससे वो हमेशा लाइक इंडिया से अलग होने की बात करते हैं, इसीलिए ऐसे एरिया को थोड़ी स्पेशल पावर दे दिया गया, असम, नागालैंड, अरुणाचल प्रदेश और म्यांमार, मिजोरम को, है ना, और इस तरह से उनको भी भारत का एक हिस्सा बनाया गया, है ना। तो ये तरीका है। और इस बात को किस संविधान के किस आर्टिकल में लिखा गया है कि इन सारे स्टेट को स्पेशल दर्जा दिया गया है ना। तो आर्टिकल नंबर क्या बोलता है कि कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ द इंडिया आर्टिकल 371 में ये सारे स्पेशल जो प्रोविजन इन स्टेट को दिया गया है वो सब मेंशन किया हुआ है। बोलता है ड्यू टू देयर पर्टिकुलर सोशल एंड historical circumstance and these the special power are especially enjoyed in the relation to the protections of the land rights of the indigenous peoples। कहने का मतलब है ये स्पेशल स्टेटस या स्पेशल पावर क्यों दिया गया है? वहां के जो लोग हैं, इंडिजिनियस पीपल्स जो हैं, लोकालिटी जो है, उनको बचाने के लिए। लाइक आपने बोला कि हम ट्राइबल हैं, तो बड़ा सेंसिटिव जगह है, वहां कोई जमीन नहीं खरीद सकता कोई भी जाकर वहां पे, है ना। लैंड राइट्स है, वहां के जो मूल लोग हैं वही खरीद बेच सकते हैं आपस में, है ना। बाहर के जाके लोग जल्दी वहां पर जमीन खरीद सकते हैं, लेकिन जल्दी नहीं, उसकी बहुत बड़ी प्रोविजन है, बहुत ज्यादा प्रोसेस है, ना के बराबर ही आसान होता है खरीदने का। हाँ, आप उद्योग धंधे की पर्पज से खरीद सकते हैं, रहने की पर्पज से नॉर्मली नहीं खरीद बेच नहीं सकते, वो वहां के लोग ही करेंगे। जो इंडिजिनियस जो लोग हैं उनके लिए ऐसा किया गया है। इसके तहत उनकी जो आइडेंटिटी है, उनकी जो लाइक पहचान है, उसको बरकरार रखने का, उनके कल्चर को, है ना, ध्यान रखा जाता है।
और ताकि वो लाइक अनसिक्योर फील ना करे, है ना, इस तरह से। एंड एम्प्लॉयमेंट इन द गवर्नमेंट सर्विस, और साथ ही साथ उनको वहाँ के जो सर्विसेज हैं उसमें लाइक एम्प्लॉयमेंट मिल सके, आरक्षण मिल सके, उन्हें अच्छा ट्रीट मिल सके, है ना, इस तरह से। आगे चलते हैं। इंडियन हु आर नॉट परमानेंट रेसिडेंट्स ऑफ दिस स्टेट कैन नॉट बाई लैंड और हाउस हेयर। अभी जस्ट हमने बताया कि जो यहाँ के परमानेंट जो लोग नहीं हैं वो यहाँ के लैंड को और हाउस को लाइक क्या नहीं कर सकते हैं, तो बाई नहीं कर सकते हैं। कैन नॉट बाई, बाई यानी खरीदना, है ना, वो खरीद नहीं सकते हैं, लाइक दैट। आगे चलते हैं। एंड प्रोविजन एग्जिस्ट द सम अदर स्टेट इन इंडिया एज वेल। लेकिन सारे स्टेट में ऐसा नहीं है ना, कुछ ऐसे स्टेट है जो सेंसिटिव है, उनको ऐसा प्रावधान हमारे भारत सरकार ने देता है और देना भी चाहिए, है ना, कुछ ऐसे कंडीशन होते हैं। आगे चलते हैं। आगे बोलता है देयर आर सम यूनिट्स ऑफ द इंडियन यूनियन विच enjoy very little power and these are a area which are too small to become an independent state but which could not be emerged with any of the existing state, है ना। बोलता है कि कुछ ऐसे भी लाइक इंडिया में एरिया है जो लाइक विशेष टाइप है, जिसके विशेष टाइप्स के हैं उसके बारे में पढ़ेंगे। क्या बोलता है कि लाइक स्टेट but which could not be merged with any of the existing state and these are, कहने का मतलब जैसे हम अपने देखा है बिहार, यूपी, मध्य प्रदेश, राजस्थान, ये सब स्टेट है नॉर्मली, लेकिन कुछ ऐसे भी एरिया हमारे यहाँ है जो स्टेट जैसा नहीं है लेकिन अपने लाइक भारत के हिस्सा है। जैसे आपको यूटी का मतलब केंद्र शासित प्रदेश। भारत सरकार ने क्या किया है कि कुछ ऐसे भी जगह है जो कॉन्फ्लिक्ट वाला बना पड़ा है, जो बहुत ही सेंसिटिव जगह है, उसको लाइक स्पेशल दर्जा दिया गया, स्पेशल तो ट्रीट किया जाता है यूटी के रूप में, यूनियन टेरिटरी, है ना। जैसे चंडीगढ़ हरियाणा और पंजाब के कंबाइंड कैपिटल से, है ना, ये आपको सेंटर के अंडर आता है, यूटी है वहां के, हरियाणा और पंजाब का में के सरकार चंडीगढ़ में रूल नहीं करती, स्टेट का सेंटर करता है ना, ये यूटी है। और लक्षद्वीप हो गया, ये सारे के सारे यूटी हैं। और द सेंट्रल सिटी ऑफ द दिल्ली भी क्या है, यूटी है। एंड आर कॉल्ड यूनियन टेरिटरी, ये क्या कहलाते हैं, यूनियन टेरिटरी, मतलब जो सेंटर जो गवर्नमेंट है उसकी भूमि कहलाता है ना, वो यहाँ पर रूल करता है। तो अब तक हमने क्या देखा, अब तक हमने बहुत सारे अलग अलग प्रकार के लाइक अपने स्टेट को देखा। कुछ तो नॉर्मल स्टेट है, यूपी, बिहार, है ना, पंजाब, हरियाणा, राजस्थान, एमपी। इसके अलावा कुछ ऐसे स्टेट हमने देखा लाइक यहाँ पर अभी जस्ट आपको बताया था, जैसे म्यांमार, मिजोरम, अरुणाचल प्रदेश, असम, नागालैंड, ये सब है ना। कुछ ऐसे भी हैं जो यूटी है अलग टाइप का, जैसे चंडीगढ़ हो गया, लक्षद्वीप हो गया, है ना, दिल्ली हो गया, ये सब यूटी है। यूनियन, इसको यूटी को फुल फॉर्म होता है यूनियन टेरिटरी। यूनियन मतलब सेंटर, है ना, टेरिटरी मतलब जगह, सेंटर का जगह। एंड दीज टेरिटरीज डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट, और यहाँ पर स्टेट में ही है, जैसे चंडीगढ़ क्या पंजाब में पड़ता है लेकिन पंजाब का नहीं है वहां पर, लाइक आप कह सकते हो कि लाइक दिस टेरिटरी डू नॉट हैव द पावर ऑफ द स्टेट, यहाँ पे आपको स्टेट का कोई पावर नहीं चलता। एंड द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज स्पेशल पावर इन रनिंग दिस एरिया, इस एरिया को रन करने के लिए, चलाने के लिए सेंट्रल गवर्नमेंट के पास स्पेशल पावर होता है, वही इसको रन करता है या चलाता है। आगे चलते हैं। आगे बोलता है दिस शेयरिंग ऑफ द पावर बिटवीन द यूनियन गवर्नमेंट एंड स्टेट गवर्नमेंट इज बेसिक टू द स्ट्रक्चर्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड इट इज नॉट इजी टू मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। बोलता है कि ये जो पावर शेयरिंग इंडिया में किया गया है ये लाइक इजी नहीं है, इसको करना क्या, इट इज नॉट इजी मेक चेंज टू दिस पावर शेयरिंग अरेंजमेंट। ऑफकोर्स नहीं है क्योंकि इतनी डाइवर्सिटी है यहाँ पर, इसकी स्ट्रक्चर इतनी डिफिकल्ट है ना। आगे है द पार्लियामेंट कैन नॉट
cannot on its own change this arrangement, and any change to it has to be first passed by both house ऑफ द पार्लियामेंट। बोल ये कहना चाहता है कि यदि यहाँ पर ये ऐसे क्यों कॉन्फ्लिक्टेड है, बहुत ही ज्यादा जटिल है इंडिया में कुछ चेंज करना। लाइक इट इज नॉट, क्या बोलता है यहाँ पे, इट इज नॉट इजी मेक चेंज। यदि इंडिया में के संविधान में कोई चेंज करना चाहते हैं तो इट इज नॉट इजी मेक टू चेंज, आप नहीं कर सकते इतना आसान से। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि आपको कोई भी विधेयक, कोई भी आर्टिकल, कोई भी कुछ बदलाव करना है तो पहले आपको फर्स्ट पास्ड बाय बोथ हाउस, है ना, पार्लियामेंट के जो दोनों हाउस है, अपर हाउस लोअर हाउस, है ना, लोकसभा राज्यसभा, पहले उसको पास करवाना पड़ा, फर्स्ट पास करवाना पड़ेगा उस बिल को, इसके बाद हो पाएगा विद एट लीस्ट 2/3 मेजोरिटी। और 2/3 मेजोरिटी से जब वो पार्लियामेंट के दोनों चरणों में, दोनों हाउस में पास हो जाएगा, तब जाके वो कानून के रूप में और राष्ट्रपति के सिग्नेचर के बाद बदलाव हो सकता है। ऐसे बदलाव नहीं कर सकते, तो जटिल तो है ना, है ना। और पार्लियामेंट में पूरे इंडिया के अलग अलग जगह से लोग चुन कर वहां पर बैठते हैं, तो वहां और भी डाइवर्सिटी है, तो वहां तो और भी ज्यादा पास करवाना कितना आसान तो होता होगा नहीं, लेकिन फिर भी लाइक जटिल है, ये बात सही है। एंड देन इट हैज टू बी रेटिफाइड बाय द लेजिस्लेचर्स ऑफ द एटलीस्ट हाफ ऑफ द टोटल सीट, है ना। वही कहता है कि कम से कम हाफ ऑफ द टोटल सीट का आधा से अधिक आप लाइक मेजोरिटी आपकी होनी चाहिए वहां पे। और साथ ही साथ यदि आप कोई बिल पास करवाते हैं दोनों सदन से, और साथ ही साथ 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवाते हैं, तभी कोई चेंज आप 2/3 मेजोरिटी के साथ पास करवाते हैं तभी कोई आप चेंज कर सकते हैं, है ना। इस तरह से हमने लाइक देखा इस पैराग्राफ में कि इंडिया के संविधान में, इंडिया में कोई चेंज करवाना हो तो उसकी तरीका क्या है। तरीका ये है कि आप बिल को पहले आप दोनों चरणों से, लोअर हाउस अपर हाउस से पास करवाइए, है ना, इसके बाद राष्ट्रपति से साइन करवाइए, इसके बाद वो कानून में बदल जाएगा और सबको मानना पड़ेगा। आगे चलते हैं। द जुडिशियरी प्ले एन इम्पोर्टेंट रोल इन द ओवरसीइंग द इम्प्लीमेंटेशंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस एंड द प्रोसीजर। कहने का मतलब है हमारे यहाँ जो जुडिशियरी है, जुडिशियरी क्या है, जुडिशियरी नहीं, जो हाई कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट है, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है, जितने भी जज लोग हैं, ये सब क्या करते हैं, तो ओवरसीइंग करते हैं, देखभाल करते हैं, है ना, देखभाल ओवरसीइंग करते हैं। कैसे कि जो कानून बनाया जा रहा है वो अच्छे से इम्प्लीमेंट हो रहा है कि नहीं, इम्प्लीमेंट यानी लाइक लागू किया जा रहा है कि नहीं, उसे लाइक कोई कानून बना तो उसे लागू किया गया कि नहीं, लोग उसे मान रहे हैं कि नहीं। यदि कोई नहीं मान रहा है तो उसे उस व्यक्ति को पनिशमेंट दिया जाता है, अच्छे से लागू करवाता है, लाइक एक भय का माहौल क्रिएट करता है ताकि अब कानून है तो सबको मानना होगा, है ना। तो जुडिशियरी यही काम करता है, लाइक पनिशमेंट देने का, है ना, ओवरसी करने का, कि जो कानून बन रही है वो लाइक अच्छे से लागू की इम्प्लीमेंट किया जा रहा है कि नहीं, है ना। एंड in case of any disputes about the divisions of the power, the high court and supreme court make a decision। यदि कोई disputes हो गया, conflict हो गया, disputes यानी झगड़ा, मान लो कोई दो स्टेट के बीच में हो गया झगड़ा, या सेंटर स्टेट के बीच में कुछ चल रहा है, तो वहां पर हाई कोर्ट एंड सुप्रीम कोर्ट या कोई और भी अदर प्रकार के झगड़े हैं देश में या कॉन्फ्लिक्ट है, तो उन सभी का निपटारा कौन करेगा, डिस्प्यूट्स, तो हाई कोर्ट करेगा, सुप्रीम कोर्ट करेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट करेगा। अल्टीमेट जुडिशियरी इन सब चीजों को ध्यान रखता है ना। आगे चलते हैं। द यूनियन एंड स्टेट गवर्नमेंट हैव द पावर टू रेज द सोर्सेज बाय द लेविंग टैक्स, है ना, लेविंग टैक्स एंड रेवेन्यू। तो हमारे देश में लाइक यदि हम टैक्स कलेक्ट करने के, टैक्स लेने का, टैक्स को रेज करने की बात करें तो दो ही लोगों के पास पावर है, पहला यूनियन गवर्नमेंट और दूसरा स्टेट गवर्नमेंट के पास। लाइक यूनियन गवर्नमेंट भी अपनी टैक्स ले सकता है और स्टेट गवर्नमेंट तो लेता ही लेता है ना, जैसा भी जीएसटी लगता है सेंट्रल गवर्नमेंट का है, और इसके अलावा आपको स्टेट ड्यूटी लगता है टैक्स के रूप में, है ना, वो स्टेट के द्वारा लगाया जाता है, अलग अलग पेट्रोल वगैरह पे लगती है ना, इस तरह से। ऑर्डर टू कैरी ऑन द गवर्नमेंट एंड द रिस्पॉन्सिबिलिटीज असाइन टू ईच ऑफ देम, और सबकी अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी है, जिम्मेदारी है। इस तरह से आपको लाइक देश को चलाया जाता है ना। यहाँ कहने का मतलब है कि हमारे यहाँ 3 स्तंभ हैं,
इंडिया में, है ना, इंडियन गवर्नमेंट। पहला लाइक लेजिस्लेटिव, जहां पर कानून बनती है ना, लेजिस्लेटिव में कौन आ जाएगा, तो पार्लियामेंट ये सब आ जाएंगे, है ना, और स्टेट के लेजिस्लेटिव असेंबली आ जाएंगे। और दूसरा लाइक एग्जीक्यूटिव, जो बने हुए कानून को लागू करते हैं। और तीसरा है जुडिशियरी, जो कोई भी यदि कानून को तोड़ता है तो उसे पनिश करता है, या कानून को, रूल को इंटरप्रिटेशन करने की उसे जिम्मेदारी दी गई है। तो इस तरह से लाइक हमने इस पैराग्राफ में चीजों को देखा। अब हम जब अगले पैराग्राफ में मिलेंगे तो इसके बारे में पढ़ेंगे, जिसका इस पैराग्राफ का नाम है हाउ इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिस इन इंडिया। तो हाउ इज द फेडरलिज्म प्रैक्टिस के बारे में हम अगले वीडियो में देखेंगे। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में। थैंक यू सो मच।